Hello, friends. Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया था मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था करंट कैरिंग सोलिनॉइड धारावाही परिनालिका के यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है उसको देखा था हम लोगों ने। यह चीज़ सेम कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसी के जैसा सेम टर्म है, आपको याद होगा। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करके बता देते हैं, दोनों याद हो जाएगा। और आगे जाके हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ दोनों एनर्जी का यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का चर्चा होता है, वहाँ पर दोनों एनर्जी यूज होता है। तो एक बार याद दिला के मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, पढ़े थे थोड़ा सा, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। किसी सोलिनॉइड में म्यूचुअल इंडक्शन कैसे होता है उसको समझेंगे। और फिर पढ़ेंगे लास्ट में ईडी करंट, बम्बर धाराएं। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब फिर हमारा न्यूमेरिकल बचेगा, उसको अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। इस तरह से काम कंप्लीट हो जाएगा। तब फिर हमारा मेन चलेगा। काली पूजा के बाद हमारा चलेगा अल्टरनेटिंग करंट। और सभी बच्चे को भागलपुर में जमा होते होते तब तक अल्टरनेटिंग करंट भी ख़त्म हो जाएगा, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कम से कम 12, 14, 15 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए गंभीर होकर क्लास करेंगे, सिंसियर होकर क्लास करेंगे। सभी क्लास को अटेंड कीजिए। लाइव यदि देख सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो ज़रूर क्लास को देख लीजिए और उसको नोट्स आपके पास जा चुका है उसको तैयार कर लीजिए। पढ़ते जाइए, तैयार करते जाइए। अब आप जो पढ़े इस उद्देश्य से पढ़े कि आज जो मैं पढ़ा मेरा तैयारी हो चुका, अब फिर उस पर हमको बाद में दिमाग नहीं लगाना होगा। ऐसा नहीं कि 6 महीना समय बचा है, कुछ दिन के बाद फिर इसका रिवीजन शुरू करेंगे। इसलिए जो भी चीज़ पढ़ें उसको अब तैयार करते हुए पढ़ें, उद्देश्य यही होना चाहिए। और यदि पर डे लाइव क्लास करते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि दबाव में इंसान कुछ काम अधिक करता है, दबाव हट जाता है तो काम कम होता है। दबाव हट जाने का मतलब पर डे हमको क्लास करके ही पढ़ना है, लाइव क्लास ही करना है, यह एक दबाव होता है। अच्छा, बाद में देख लेंगे। हो सकता है बाद में देखने के फिर में मेरा यूट्यूब गड़बड़ा जाए, कुछ यूट्यूब में परेशानी हो जाए, वीडियो 2 दिन के बाद ना मिलने लगे, तो फिर आपको मैं क्लास दे भी नहीं पाऊंगा और आपका लॉस का लॉस हो जाएगा। इसलिए पर डे क्लास कीजिए, पर डे अटेंड कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो पढ़ लिए थे, हम लोग दो चीज़ पढ़े थे पिछले क्लास में। इसका मैं तुलना करके आपको बताता हूँ।
ये चीज हम लोग पढ़े थे। ये कहाँ पढ़े थे, ये कहाँ पढ़े? इसको हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में। यदि हमारे पास एक सोलिनॉइड है, इस पर ऐसे तार लपेट दिए हैं, सोलिनॉइड हो गया। इसमें यदि करंट फ्लो करते हैं आई, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है बी। तो इसके अंदर यूनिट वॉल्यूम पर परिनालिका सोलिनॉइड के यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है, उसी को हम लोग कहे थे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, और उसका सिंबल यू हुआ। और अधिक से अधिक यू एम लिख सकते हैं आप, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, यू ई लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैग्नेटिक एनर्जी में बी हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, यू नॉट हो गया परमेबिलिटी, चुंबकशीलता, इसका भी मान कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, देखेंगे गौर से। दो प्लेट होता था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता था, एक ए, ये पॉजिटिव हुआ करता था, और इसके पैरेलल में दूसरा प्लेट है, नेगेटिव प्लेट होता है। इस पर चार्ज प्लस क्यू होता है, इस पर चार्ज माइनस क्यू होता है। तो इसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी बिंदु पर इंटेंसिटी वेक्टर ई होता है। तो इसके यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी डेंसिटी होगा, वो एनर्जी होगा, वो होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये हो गया यहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बी हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये था हमारा, दोनों टर्म याद रखिएगा। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। वैद्युतशीलता या परावैद्युतता इसको बोलते थे। परावैद्युतता इसको कहते हैं, और इस म्यू नॉट को कहते हैं परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता कहते हैं। तो ये दोनों टर्म आपको आगे जाके जरूरत पड़ेगा, इसको एक बार याद दिला दिए। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। हम लोग पढ़ रहे थे कल, बहुत बातें इसमें पढ़ चुके थे, उसको थोड़ा सा जल्दी से निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। मेन हमारा उद्देश्य होगा आज एडी करंट पर फोकस करना, एडी करंट पर जाना। तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग जल्दी से। इसको हिंदी में कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या कहते हैं इसको अन्योन्य प्रेरकत्व। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं गौर से बाबू लोग। इसमें हमको सीखना पड़ेगा यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन क्या है।
यदि आप सेल्फ इंडक्शन वाला क्लास देख लिए हैं, यहाँ ज़्यादा मजा आएगा आपको पढ़ने में। और उसको नहीं देखे हैं और आज क्लास में बैठे हैं, बहुत मजा नहीं आएगा। कुछ बातों को जबरदस्ती मानना पड़ेगा आपको। तो इसके बाद देख लीजिएगा, यदि नहीं देखे हैं तो अभी कोर्स से कुछ मन पे प्रेशर देकर, दिमाग पे जोर देकर आप पढ़ने का कोशिश करेंगे। इसमें कहा गया था कि 2 क्वाइल लेते हैं हम लोग। और इसके सामने दूसरा क्वाइल, अब इसमें कहता है इसको हम लोग एक एसी सोर्स से जोड़ेंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ एसी सोर्स। मतलब ये परिपथ में जो धारा भेजेगा, परिवर्तनशील धारा भेजेगा, प्रत्यावर्ती धारा भेजेगा, जिसका धारा का मान और दिशा टाइम टू टाइम बदलती रहता है। एक निश्चित समय अंतराल में बदलते रहता है। फिक्स टाइम इंटरवल में ये चेंज होते रहता है करंट के वैल्यू को। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे, जो करंट की दिशा को बताता है, परिमाण को भी बताता है। गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं, जो धारा मापेगा। इसमें करंट देंगे और इसमें धारा मापेंगे। होता क्या होगा एक्चुअली, आइए समझते हैं। अब यहाँ पर है क्या, ये फील्ड लाइंस को दिखा रहा है। फील्ड लाइंस पास कर रहा है। इसका नाम रखा गया, जिसमें करंट देते हैं, करंट देते हैं उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी क्वाइल। तो ये मेरा यहाँ प्राइमरी क्वाइल कहलाएगा ये। और जिसमें गैल्वेनोमीटर जोड़े, मतलब जहाँ धारा उत्पन्न होगा, प्रेरित होगा, उसको हम लोग सेकेंडरी क्वाइल कहेंगे। सेकेंडरी क्वाइल कहेंगे उसको। तो प्राइमरी क्वाइल में जो धारा प्रवाहित किया आपने, आई धारा प्रवाहित किया, और इस धारा के प्रवाह होने से इस तरह से धारा इसमें प्रवाहित होता है। तो जब धारा किसी क्वाइल से प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण वहां पर यदि क्वाइल के सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो वहां मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, वही मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो फील्ड लाइंस पास करेगा, तो ये फील्ड लाइंस सामने रखे क्वाइल जो है, इसके निकट जो दूसरा क्वाइल है, उस क्वाइल में भी फील्ड लाइंस पास करेगा। तो जैसे क्वाइल में फील्ड लाइंस पास करेगा तो वहां पर फ्लक्स प्रेरित हो जाएगा, फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, और उस फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि धारा आई का मान बदलता है, और धारा आई का मान यदि बदलता है तो आप देखेंगे यहाँ पर जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ये भी बदलेगा। और बी का मान बदलने के कारण, बी में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और दूसरे क्वाइल से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण सेकेंडरी क्वाइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा, और ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण इस क्वाइल में धारा प्रवाहित होगा। तो इसमें धारा प्रवाहित होगा इस तरह से। तो ये धारा का दिशा निश्चित नहीं होगा, बदलते रहेगा। क्योंकि यहाँ पर धारा का दिशा बदलते रहेगा,
तो इसमें भी धारा का दिशा बदलते रहेगा। तो ये ईएमएफ होगा, इसको कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसमें करंट उत्पन्न होगा और ये करंट होगा इंड्यूस्ड करंट होगा। कहा गया है कि किसी एक कॉइल में धारा परिवर्तन के कारण उसके निकट स्थित दूसरे कॉइल में फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है और उससे जुड़े परिपथ में सेकेंडरी कॉइल से जुड़े परिपथ मतलब गैल्वेनोमीटर उससे जुड़ा है, उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रवाहित होने लगता है। तो इस कॉइल को कोई संपर्क नहीं है इससे, फिर भी इस कॉइल में धारा प्रेरित होता है प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो ये जो घटना कहलाता है, एक कॉइल में धारा परिवर्तन के कारण दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की घटना को, विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इसी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। आपके आसपास जो मोहल्ले में ट्रांसफार्मर होता है या जहां भी ट्रांसफार्मर का यूज होता है, उस सभी ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर होता है, कार्य करता है, ऐसा हम लोग बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इस कॉइल में फेरों की संख्या मानेंगे NS, इसमें कॉइल में फेरों की संख्या मानेंगे N। इसमें जो फ्लक्स होगा, एक फेरा के कारण फ्लक्स को मानेंगे पाई। इसमें सेकेंडरी कॉइल में टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो जो फ्लक्स यहाँ उत्पन्न होगा वही फ्लक्स यहाँ भी उत्पन्न होगा एक फेरा के कारण। तो यदि फेरों की संख्या N, सेकेंडरी कॉइल में NS लिखना है और इसमें जो धारा होता है IS लिखेंगे, इसमें जो धारा हो रहा है IP लिख देंगे। हाँ, यहाँ पर NP होगा, प्राइमरी कॉइल है तो NP, सेकेंडरी कॉइल में NS। अब देखेंगे यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल में धारा करंट I में परिवर्तन के कारण सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड उत्पन्न होता है जिससे इंड्यूस्ड करंट प्रवाहित होता है। इसी घटना को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। मतलब यहां पर देखिएगा, करंट के कारण करंट, धारा के कारण धारा,
एक ही कॉइल में जब सोचते थे तो उसको कहते सेल्फ इंडक्शन। और एक कॉइल में धारा प्रवाहित करके और उसके मान को परिवर्तित करके दूसरे कॉइल में प्रेरित धारा प्राप्त करने की जो घटना हुई, यही घटना कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। इस घटना में कांस्टेंट टर्म आता है, उस कांस्टेंट टर्म को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। यहाँ पर हम लोग इसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। हम लोग इस कैपिटल एम के बारे में विचार करने जा रहे हैं कि इसका क्या फॉर्मूला होगा, क्या यूनिट होगा, क्या डायमेंशन होगा। इन सारी बातों को हम लोग अब सोचने जा रहे हैं। तो प्राइमरी कॉइल में धारा प्रवाहित हो रहा है आईपी, और सेकेंडरी कॉइल के प्रत्येक फेरा से फ्लक्स जो है फाई एस होगा, फाई होगा, और फेरों की संख्या एन एस है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पूछेंगे तो फाई इंटू एन एस बोलेंगे हम लोग। तो फाई इंटू एन एस बोलेंगे, या यहाँ पर बोलेंगे फाई एस, यहाँ फाई पी, यहाँ बोलेंगे फाई एस, ये भी बोल सकते हैं। हालांकि दोनों में प्रत्येक फेरा से फ्लक्स इक्वल होगा, कम और अधिक नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सर सेकेंडरी कॉइल से संबद्ध, इंग्लिश में कहते हैं लिंक्ड, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स कुल चुंबकीय फ्लक्स बराबर हो जाएगा फाई इंटू एन एस। और ये जो होता है प्राइमरी कॉइल में धारा के समानुपाती होता है। प्राइमरी कॉइल में धारा को यदि हम लोग आई पी कह दे या सिर्फ आई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके समानुपाती होगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है, गौर करके देखिएगा, इसी फाई इंटू एन एस इक्वल में कन्वर्ट कीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा एम इंटू आई पी हो जाएगा। इसी एम को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो हो जाएगा फाई इंटू एन एस बाय आई पी हो जाएगा तुम्हारा। फाई में एस लगा भी सकते हैं, नहीं, चूंकि दोनों में बराबर एक फेरा में फ्लक्स का मान बराबर होगा, चाहे प्राइमरी में जितना होगा सेकेंडरी में उतना ही होगा। वरना इस सतह से यदि 10 फिन लाइन गुजर रहा है तो दूसरे सामने वाले से भी 10 तो ही गुजरेगा, इसलिए वहां पर फ्लक्स का मान प्रत्येक फेरा से फ्लक्स बराबर है। अब यहां से देखेंगे इसी एम को जो कहा गया है, अब यहां पर देखेंगे यदि प्राइमरी कॉइल में धारा आई 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, तो सेकेंडरी कॉइल से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स को ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस हिंदी आप देख चुके हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व कहा। अब देखिएगा गौर से, इसी को हम लोग दूसरे रूप में भी बोलेंगे। किस रूप में? ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है सेकेंडरी कॉइल में, तो हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल
को हम लोग मान लेते हैं ES। तो फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ EMI हमें बताता है इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू जो होगा -NS इंटू d∅dt। याद है आपको? फ्लक्स में परिवर्तन की दर ही EMF को बताता है। तो इंड्यूस्ड EMF वहां पर जो होगा ES बराबर इतना लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे, NS को अंदर लेके चल सकते हो आप, यहाँ कह सकते हो ES बराबर माइनस d/φ इंटू NS बोल सकते हैं हम लोग, बाय dt बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे इस लाइन से आप यहाँ पर एक लिख सकते हो, गौर से देखना, फाई इंटू NS बराबर M इंटू IP लिख सकते हैं। N इंटू फाई इंटू NS है, उसको हटा के M इंटू IP लिख सकेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर सकेंगे इस तरह से, S बराबर माइनस d/dt ऑफ M इंटू IP कर देंगे। M कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा S इक्वल टू माइनस कैपिटल M इंटू d/dt कहेंगे हम लोग। तब देखिए गौर से जरा सा, यहाँ पर हम लोग कह देंगे M बराबर माइनस E/dIP/dt। इस बात को गौर करके देखिए आप। अब यहाँ से एक अलग डिफिनेशन मिलेगा। यहाँ से क्या डिफिनेशन मिल रहा है? यहाँ कहता है कि यदि dIP/dt प्राइमरी कॉइल में धारा में परिवर्तन की दर, dIP/dt प्राइमरी कॉइल में धारा परिवर्तन की दर, यदि प्राइमरी कॉइल में धारा परिवर्तन की दर इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट यूनिट हो का मतलब 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। धारा परिवर्तन की दर IP/dt, IP हो गया करंट एम्पियर, T हो गया सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड, धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, यूनिट हो मतलब 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। तो सेकेंडरी कॉइल इंड्यूस्ड EMF का न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पर ये कहेंगे ना कि dIP/dt बराबर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो M बराबर हम लोग कहेंगे -E कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये ES लिखती है यहाँ पर, ES कहेंगे। तो माइनस शब्द को हटा दो, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा ES का वही म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। इंड्यूस्ड EMF का न्यूमेरिकल वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। आइए गौर से समझिए, बुझिए। दो तरह से एक्सप्लेन किया गया।
यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सर म्यूचुअल इंडक्टेंस एम बराबर होता था फ्लक्स के पदों में इस तरह से, आईपी का मान, आईपी का मान 1 एम्पियर है, तो सेकेंडरी कॉइल से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स को ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी म्यूचुअल इंडक्टेंस है, लेकिन करंट कितना हो 1 एम्पियर। अब यहाँ पर आया है, यहाँ पर बता रहा है कि धारा परिवर्तन की दर, प्राइमरी कॉइल में जो धारा में परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन की दर यदि यूनिट हो तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वही इंड्यूस्ड ईएमएफ का न्यूमेरिकल वैल्यू ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। तो ईएमएफ के पद में म्यूचुअल इंडक्टेंस है और फ्लक्स के पद में भी म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इस बात को दिमाग में रखना है दोनों जगह से, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट भी लिखना चाहेंगे हम लोग, तो पहले इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, जो जैसे लिख रहे हैं जल्दी से लिख लीजिए इसको। एक चीज यहाँ पर समझना है, जरा सा जगह से हम चेंज करेंगे पेज को, एक बार समझ लेंगे। यहाँ पर जो एक बात यहाँ दिख रहा है, ये माइनस कुछ ना कुछ तो दर्शाता है, और ये माइनस हमेशा बताता है कि धारा में परिवर्तन में जो होगा, परिवर्तन में दो बातें होता है, बढ़ना और घटना। तो ये बता रहा है ना कि धारा की कमी की दर को बता रहा है। माइनस का मतलब क्या बता रहा है, धारा की कमी की दर, कमी का जो दर होगा उसी को ये माइनस बता रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज को चेंज करते हैं। थोड़ा सा रफ डिस्कशन और करेंगे यहाँ पर। एक चीज देखना है, अभी आप लोगों ने देखा m बराबर ई एस बाय डी आई पी बाय डी टी। तो ये लाइन हमको सिखाता है यदि डी आई पी बटे डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, प्राइमरी कॉइल में धारा परिवर्तन की दर, धारा के घटने की दर, ये बात समझिएगा, माइनस यही बता रहा है। प्राइमरी कॉइल में धारा के घटने की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो और सेकेंडरी कॉइल में ये धारा घटने की दर क्या आईपी से समझिए प्राइमरी कॉइल में, और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट हो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान 1 हेनरी कहलाता है। यहीं पर से हेनरी डिफाइन होता है, 1 हेनरी क्या है। प्राइमरी कॉइल में धारा परिवर्तन की दर, ये धारा में घटने कमी की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान 1 वोल्ट हो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू 1 हेनरी कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 हेनरी। अब यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान 2 वोल्ट हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान 2 हेनरी कहलाएगा। यदि म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान 3 वोल्ट हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू 3 हेनरी कहलाएगा। आई बात समझ में?
तो हमेशा याद रखना है धारा परिवर्तन की दर, धारा में कमी की दर, धारा डिक्रीज होने का रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट का मान 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जितने वोल्ट होंगे उतना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू होता है, उतना हेनरी कहलाता है। तो हम लोग ये यहाँ से देखेंगे यूनिट, एस आई यूनिट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एस आई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस यदि बात किया जाए आपसे तो आप लिख सकते हो वोल्ट, वोल्ट बाय एम्पियर पर सेकेंड। तो आप इसको बोलोगे वोल्ट सेकेंड या वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड या वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, ऐसे बोल सकते हैं। इसी को माना गया है हेनरी। क्या माना गया है? हेनरी। अब यहाँ 2 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर तो 2 हेनरी, 3 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर 3 हेनरी, ऐसे बोलेंगे हम। और उसके पहले भी बोले थे इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोला गया था। फ्लक्स पर यूनिट एरिया, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर इस प्रकार से N5/I सॉरी फ्लक्स पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। जैसे देखिए कि यहाँ पर N5 है, यहाँ से यदि यूनिट लिखना चाहे हम लोग तो फ्लक्स, फ्लक्स का क्या हो गया वेबर बाय करंट का क्या हो गया एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, कोई भी हम लोग हेनरी बोलेंगे। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में घुमा फिरा के आता है, तो वहाँ हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, फंसेंगे नहीं, इसको ध्यान में रखेंगे। ये हम लोग अब यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड बातें समाप्त हो गया। अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है कि सोलिनॉइड में म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान क्या होगा सोलिनॉइड में। तो जल्दी से इसको खत्म कीजिए, पेज चेंज करेंगे, नया पॉइंट आपके सामने आएगा। दो परिनालिकाओं, दो परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होना है, आइए उसको देखते हैं हम लोग। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 सोलिनॉइड, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत गंभीर होके देखिए, आइए हम लोग विचार करते हैं। सोलिनॉइड के लिए तो हम लोगों को एक सिलिंड्रिकल शेप का नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस का एक सिलेंडर है, बेलन है, कांच का हो, कुट का हो, कागज का बना हो, नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस होना चाहिए और चुंबकीय पदार्थ का बना होना चाहिए। और उस पर हम लोग इस तरह से तार लपेट देते हैं,
तो ये सोलिनॉइड बन गया। अब यहां पर देखना है क्या, इसी पर हम लोगों को दूसरा तार भी लपेटना है। कलर चेंज कर दिया, उसको गौर से समझिएगा। तो दो क्वाइल आपका हो गया। इसमें यहां गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे। गैल्वेनोमीटर जिससे जोड़ेंगे उसको बोलेंगे हम लोग यहां पर सेकेंडरी। सेकेंडरी बोलेंगे। और जिसमें एसी सोर्स जोड़ेंगे जिससे उसको हमको करंट देना है, एसी सोर्स को जोड़ेंगे उससे, इसको कहेंगे प्राइमरी। तो प्राइमरी से करंट हमें उसको दे रहे हैं, सेकेंडरी हमें करंट देगा। इसमें आईपी कहेंगे, इसमें आई कहेंगे। तो यहां पर विचार करते हैं थोड़ा सा। ये जो किनारा होगा उसका ये ए है। प्राइमरी कॉइल में जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं, फ्लक्स का मान फाई है। प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या, पूरा लेंथ यदि यहां से यहां तक लेंथ एल मान लिया जाए, और टोटल फेरों की संख्या प्राइमरी में एनपी माना जाए, तो याद करोगे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल एनपी बराबर कैपिटल एन पी बाय एल कहेंगे आप। इसको जब दिमाग में रखिएगा। प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या ये हो जाएगा। अब सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या हम लोग एन एस बोल देंगे। तो ये जो 5 फ्लक्स हुआ, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए फ्लक्स का मान हुआ। तो यहां पर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, या प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड inside the primary सोलिनॉइड, आपको याद होगा B बराबर म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, यही ना होता। तो यहाँ लिखेंगे एन पी आई पी लिख देंगे और कुछ नहीं। फ्लक्स अब लिखेंगे मैग्नेटिक, हम लोग सब पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट पर या ईच टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स और ईच टर्न, प्रत्येक टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव बराबर बी इंटू ए इंटू कॉस। यहाँ पर दोनों सेम होता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का दिशा सेम होता है। थीटा 0 होता है, कॉस 0 1 हो जाएगा। उसको छोड़ते हैं, बी ए लिखेंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन पी इंटू आई पी इंटू ए हो जाएगा। फ्लक्स निकल गया। अब जो प्राइमरी कॉइल के प्रत्येक टर्न में जो फ्लक्स है वही फ्लक्स सेकेंडरी सोलिनॉइड में भी होगा। तो हम लोग आराम से कह सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, total magnetic flux linked with a secondary solenoid, secondary solenoid। समझिए जाएगा सर, हिंदी में बहुत कठिन नहीं है, सिंपल सिंपल है। कुल मैग्नेटिक फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स सेकेंडरी परिनालिका से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, सेकेंडरी परिनालिका से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा
एन एस इंटू फाइव, एन एस इंटू फाइव। तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे, क्योंकि सेकेंडरी में कुल फेरों की संख्या कितना है, एन एस। एक फेरा में फ्लक्स हुआ फाइव, टोटल हो जाएगा फाइव इंटू एन एस। तो एन फाइव तुम कहीं देख चुके हो, यहाँ पर ये तुम्हारा फाइव है, ये हो जाएगा एन एस इंटू म्यू नॉट इंटू एन पी इंटू आई पी इंटू ए। ये हो गया फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिख लिए। अब हम लोग को लिखना है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस हो जाएगा टोटल फ्लक्स बाय करंट, टोटल फ्लक्स बाय करंट। तो थोड़ा सा पेज को मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरकत्व। शुद्ध हिंदी क्या हुआ, अन्योन्य प्रेरकत्व। एम बराबर आप कहेंगे एन इंटू एन एस इंटू फाइव बाय आई पी। प्राइमरी सोलिनॉइड में जो करंट फ्लो करते हैं, मेन करंट जो होता है वो यहीं पे है। तो ये तुम्हारा हो गया म्यू नॉट इंटू एन पी इंटू आई पी इंटू ए एन एस बाय आई पी। आई पी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आपका फाइनली जवाब हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस एम बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू एन पी इंटू एन एस इंटू ए। बस यही हुआ आपका। अब आपने देखा था एन पी के बदले कैपिटल एन पी बाई एल ले सकते हैं। सोलिनॉइड की लंबाई जो एल है वो इन्वॉल्व हो जाए, तो यदि उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो एन पी को हटाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर, कैपिटल एन पी बाई एल। तो देखिए गौर से, अब आंसर फार्मूला जो निकला उस पर माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। फार्मूला में कहीं करंट है, कहीं करंट है, करंट कहीं नहीं है फार्मूला में। तो ये एक कोई भी सोलिनॉइड खरीद के लाएंगे, दो सोलिनॉइड को अरेंज करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो वहां म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो वह करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ना तो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। फार्मूला में क्या क्या है, एनपी फेरों की संख्या प्राइमरी में कितना है, एनएस प्राइमरी सेकेंडरी में फेरा कितना है, एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कितना है, सोलिनॉइड का लेंथ कितना है, ये सब बातें हैं। इसलिए यहाँ पर करंट से कोई महत्व नहीं है। तो चलिए ये तुम्हारा निकल गया, टू सोलिनॉइड के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कितना होता है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हुआ। अब इसको जैसे याद रखना है, आप डेली पढ़ते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते जा रहे हैं, उसको बस याद रखिए, याद रखने की कोशिश करनी होगी। यदि आप याद रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपके सामने अभी निकलते हुए जा रहे हैं। चलिए अब एक लास्ट पॉइंट पे हम लोग है, ईडी करंट। उसको हम लोग देखते हैं जल्दी से, ईडी करंट क्या है।
सुबह जो आपको है ना, शाम में तो क्लास कल नहीं होगी, सुबह में ही इसी को पढ़ा देंगे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद पटाखा फोड़ के उसके बाद जो सुबह से शुरू होगा, तब फिर वहां शुरू हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट, क्रीम धमाकेदार। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं जल्दी से। ईडी करंट समझिए, आइए, बहुत अच्छा चीज है, गंभीर से देखेंगे इसको हम लोग। यहाँ सिर्फ थ्योरी है, फिगर है, डिस्कस है, उसको गौर से सुनिएगा, दिमाग में सेट कीजिएगा। नोट्स में इसके बारे में लिखा हुआ है, एडी करंट क्या है, क्या उपयोग है, वो आपके पास लिखा हुआ है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने का 100% गारंटी है ये क्वेश्चन, तो समझ लिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कहता है क्या, हम लोग ये पढ़ते आ रहे थे, अभी तक सेशन में देखने को मिला था, क्या देखने को मिला था कि सर कोई भी क्वाइल है, इस क्वाइल में यदि मैग्नेटिक फ्लक्स, इस क्वाइल से संबद्ध फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स यदि चेंज करते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है। ये हम लोग पढ़े थे, एक क्वाइल के बारे में पढ़े थे। सोलिनॉइड को भी समझते तो उसमें भी तार लपेटा हुआ है, वो भी क्वाइल के जैसा ही चीज है। तो अब यहाँ क्वाइल का बात नहीं करेंगे हम लोग, एक मेटल प्लेट का बात करेंगे। क्वाइल को हटा के मेटल प्लेट का बात करते हैं। धातु का एक प्लेट है, उस धातु के प्लेट पर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराएंगे। और आपको बताए थे एरिया को कैसे चेंज करते हैं, आपको सिखाए थे कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेट को प्रवेश कराएंगे, बाहर निकालेंगे, प्रवेश कराएंगे, बाहर में निकालेंगे, तो वहां पर फ्लक्स में चेंज होगा। और फ्लक्स में चेंज होगा तो वहां भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेकिन वहां जो ईएमएफ इंड्यूस होने से जो करंट होता है, वह करंट किसी स्ट्रेट पाथ में नहीं होगा, लिनियर नहीं होगा, वह करंट सर्कुलेटिंग होगा, चक्करदार करंट होता है। वहां उस प्लेट में चक्करदार करंट उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं भंबर धाराएं। ये काफी स्ट्रांग होता है, इस भंबर धारा के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। और ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये भंबर धाराएं होता है, और समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसका क्या है इसमें कि गौर से देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, ये रफ बातें हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। ये मैं कल्पना कर रहा हूं, मान रहा हूं कि हमारे बोर्ड के तल के लंबवत मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, हम लोग कहेंगे इनवर्ड, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यह मैग्नेटिक फील्ड है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक किसी प्लेट को हम लोग रखते हैं, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लिए है और उसमें एक प्लेट को रख दिया मैंने। तो गौर से देखेंगे हम लोग, इस प्लेट को यदि हम मूव कराते हैं
ये प्लेट है, इस प्लेट को यदि मूव कराते हैं बाहर की ओर, इधर मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के एरिया से बाहर जाएगा वो। तो बाहर जाएगा तो फील्ड के अंदर इसका सतह का एरिया घटेगा कि नहीं घटेगा? बाहर ले जाएंगे, सतह का एरिया घटेगा, मतलब फ्लक्स घटेगा। तो फ्लक्स घटने लगेगा तो फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होने के कारण इस प्लेट में, इस मेटल प्लेट में, मेटल प्लेट में ईएमएफ है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट का दिशा ऐसा होना चाहिए जिस कारण से वो गति उत्पन्न हो रहा है उसी कारण का वो विरोध करे। तो उसी कारण को होने के लिए यहाँ पर देखा गया है कि करंट की जो दिशा है वो दिशा आपका चक्करदार हो जाता है, ऐसा करंट हो जाता है। और ये करंट कैसा होना चाहिए आप विचार करोगे, यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। अब यदि क्लॉकवाइज करंट हुआ तो समझने का जरूरत है मैग्नेटिक फील्ड किधर उत्पन्न होगा, इनवर्ड क्या आउटवर्ड? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड और जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड पहले से वेक्टर पी है, दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण जो फोर्स लगेगा वह फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा, और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण उस प्लेट का जो गति करते हैं बाहर की ओर जो मूव कराते हैं उसका वो विरोध करने लगेगा। इसलिए यहाँ पर जो करंट होने लगेगा सर्कुलर होने लगता है। कैसा होने लगता है? सर्कुलर होने पर ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। और वो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड और ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण वहां पर जो उसके कारण जब फोर्स लगेगा तो इस वायर पर जो फोर्स लगेगा या प्लेट पर जो फोर्स लगेगा वह फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा और वह इसके गति का विरोध करने लगेगा। तो ये जो चक्करदार करंट होता है प्लेट में, उसी चक्करदार करंट को कहते हैं ईडी करंट। ये काफी शक्तिशाली होता है, इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है इसके कारण जो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो में कन्वर्ट होता है इतना अधिक हीट होता है, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर करता है, और ये हो सकता है मेटल को पिघला भी देता है। तो ये जो काम होता है इस करंट का उपयोग इंडक्शन फर्नेस में होता है, उसको कहते हैं भट्ठी, इंडक्शन भट्ठी बोलते हैं उसको। इंडक्शन भट्ठी किसको कहते हैं? केमिस्ट्री में आप सुने होंगे, मेटल को पिघलाने के लिए, मेटल को एलॉय बनाने के लिए मिश्र धातु बनाना है तो ऐसे मिला देने से मिश्र धातु नहीं ना बनेगा, उसमें मेटल को पिघलाकर दूसरा मेटल को पिघलाकर दोनों को मिलाया जाता है। तो वो क्या होगा, चूल्हे पर, कोयला का चूल्हा पर संभव नहीं है, वहां पर यही कंसेप्ट होता है, ईडी कर हीट उत्पन्न कराया जाता है और हीट उत्पन्न करा के मेटल को पिघलाया जाता है। तो इसका मतलब वहां पर जैसे लोहा का टुकड़ा को पिघलाना है तो लोहा के टुकड़ा को सबको एक जगह रख के उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में उसको मूव कराते हैं। मूव कराने के कारण उसमें ईडी करंट उत्पन्न हो जाता है, वो छोटे छोटे टुकड़े में ईडी करंट उत्पन्न होता है, चक्करदार करंट उत्पन्न होता है, और उसके कारण बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होता है, और वो हीट के कारण हाई टेम्परेचर होता है और वो मेल्ट कर जाता है। तो इंडक्शन फर्नेस में, इंडक्शन भट्टी बोलते हैं उसको, इंडक्शन भट्टी में इसी कंसेप्ट का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जब मैग्नेटिक फील्ड में मेटल प्लेट को मूव कराते हैं तो प्लेट से संबद्ध फ्लक्स, कौन फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, और उस प्लेट में चक्करदार सर्कुलेटिंग, चक्करदार धारा
उत्पन्न होता है जिसे ईडी करंट, भंवर धाराएं कहा जाता है। इसे फौकल्ट नामक वैज्ञानिक ने, किसने? फौकल्ट एक साइंटिस्ट है जिसने 1875 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, इसे फौकल्ट नामक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने 1875 ईस्वी में बताया था। अतः इसे फौकल्ट करंट भी कहा जाता है। अतः इसे फौकल्ट करंट कहा जाता है। अब जरा सा सुन लीजिए, इस करंट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक ट्रेन में जो ब्रेक लगता है, मैग्नेटिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक ट्रेन में जो मैग्नेटिक ब्रेक का काम करता है, वो ब्रेक लगाने के बाद कोई जर्क नहीं लगता है, क्योंकि वहां कोई यांत्रिक कार्य नहीं होता है। तो ये जो रेलवे का ट्रैक होता है, पटरी होता है, वहां पर ये ईडी करंट उत्पन्न कराया जाता है। ईडी करंट उत्पन्न कराकर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करके उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर उसको रोकता है। तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक ट्रेन में मैग्नेटिक ब्रेक के रूप में, चुंबकीय ब्रेक के रूप में ईडी करंट का उपयोग किया जाता है। एक यूज हुआ, उपयोग हुआ, कहाँ पर इसका उपयोग होता है। दूसरा यूज हम लोग देखेंगे, अभी सुने थे कुछ देर पहले, मेटल को पिघलाने में। तो मेटल को कहाँ पिघलाया जाता है? इंडक्शन फर्नेस बोलते हैं उसको, इंडक्शन भट्ठी बोलते हैं, जिसमें ईडी करंट उत्पन्न करा के अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न कराता है और उससे उसको मेटल को पिघलाया जाता है। तो मेटल प्लेट्स को, छोटे छोटे टुकड़े को मैग्नेटिक फील्ड में गति करा के, ईडी करंट उत्पन्न करा के, हीट उत्पन्न करा के उसको पिघलाया जाता है और पिघला के उसको मिश्र धातु एलॉय का निर्माण कराया जाता है। फिर उसके बाद होता है, ये जो जितना भी मोटर देखते हो गाड़ी सब, उसमें जो मीटर देखते हो स्पीड मापने वाला है, स्पीडोमीटर, उसका देखिए कनेक्शन वहाँ चक्का से होता है। चक्का वहाँ तेजी से घूमता है तो उसका जो मैग्नेट होता है वो भी तेजी से घूमता है, और तेजी से घूमने के बाद वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। चेंज करा के वहाँ पर भी ईडी करंट उत्पन्न करा के उस मीटर, स्पीडोमीटर को का काटा इंडिकेटर को घुमाया जाता है। तो ये सब जगह पर है तुम्हारा ईडी करंट का उपयोग। बस आपके इस चैप्टर का एंड हो गया। कल थोड़ा कुछ कंसेप्ट और बचा हुआ है जो आपको सुबह 7 बजे देंगे। जो भी बच्चे जहां हैं सुबह 7 बजे आके इस चैप्टर को अति कर लेंगे, एंड कर लेंगे। राइट? ओके, बाय बाय।